वेलकम टू आवर चैनल। इसका पार्ट 2 है। पूर्वी हिंद महासागर के अग्रणी बंदरगाह। हिंद महासागर के पूर्वी व पश्चिमी दोनों क्षेत्र के अनेक बंदरगाहों को चिन्हित करते थे। इन बंदरगाहों की विशाल संख्या अपने उद्गम व समृद्धि के लिए हिंद महासागर में समुद्री व्यापार की छनी थी। यह समृद्धि 8वीं शताब्दी से आगे दर्शनीय है। सिंधु के मुहाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह दायबुल था, जो असंगठित रूप से नए परिदृश्य में समृद्ध हुआ। ये एक तरफ मुल्तान और मसूरा से तथा दूसरी ओर मकरान तख्त से भी सुबंध प्रतीक होता है। गुजरात समीक्षाधीन अवधि के दौरान गुजरात के तख्त पर एक नया बंदरगाह स्तंभक प्रभुता का प्राप्त हुआ। यह प्रसिद्ध बंदरगाह, जिसे आज कस्बे या खंबात की खाड़ी कहा जाता है, अरब वर्णों में कब्यान या कब्यान के रूप में मौजूद है। वी के जैन के अनुसार गुजरात की क्षेत्रीय शक्ति के रूप में चालुक्य उदय ने स्थान मार्गीय पथों की बड़ी संख्या द्वारा विपरीत आंतरिक क्षेत्र के तटीय क्षेत्रों में एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। कुछ अन्य अपराधान भी, जिन्होंने क्षेत्र में व्यापार के विकास को सुलभ बनाया और गुजरात के बंदरगाहों की समृद्धि में महान योगदान दिया। आरंभिक मध्यकाल में गुजरात ने जबरदस्त कृषि विकास का अनुभव किया। पश्चिमी भारत, विशेषतः गुजरात, राजस्थान, मालवा और वह क्षेत्र जो आज आधुनिक उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग का निर्माण करता है, में 1000 तरह के विनिमय केंद्र का आविर्भाव हुआ। इस मपिंड आधुनिक मंडी के नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ है कि गुजरात तक प्रसिद्ध बंदरगाहों ने वाणिज्य के लिए विशाल भीतरी प्रदेशों के नेतृत्व किया और उन्होंने कोंकण व मलबा स्थित बंदरगाहों तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप से फ्रांस के खाड़ी स्थित होरमुज के साथ तटीय संपर्कों का पोषण किया। ये आसपास स्थित या छोटे बंदरगाहों द्वारा भी सुवेदित हुआ। दिवी द्वीप एक ऐसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था जहाँ से जलयान अदन की यात्रा करते थे। ये कटकारा, तख्त और आनंद से भलीभांति जुड़ा हुआ था। सोमनाथ एक ऐसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। अल-बुरूनी के अनुसार ये पूर्वी अफ्रीका में जज या झांझीवार के लिए प्रस्थान का संग्रहण बिंदु था। 1264 का एक द्विभाषिक अरबी व संस्कृति में अभिलेख प्रमाणित करता है कि सोमनाथ होरमुज से संयोजित था और नियमित तौर पर यह यहाँ से जलयानों को स्वीकार करता था। कोंकण गुजरात के दक्षिण की ओर कोंकण क्षेत्र की सहकारी पट्टी फैली हुई, जो अनेक बंदरगाहों से युक्त थी। इसमें श्रीस्थानक थाना अत्यधिक उत्कृष्ट थे। चंद्रपुर, जिसे अरबी स्रोतों में सिंदरपुर, आधुनिक चंदौर, गोपकपत्तनम, आधुनिक गोवा, और चोल सैमूर से दद्वित आदि अन्य बंदरगाह थे। जैसे कि सांस्कृतिक अभिलेखों, अरबी ग्रंथों और यहूदी व्यावसायिक पात्रों से प्रमाणित है, ये बंदरगाह गुजरात के बंदरगाहों की तुलना से कम समृद्ध और महत्वपूर्ण थे। यद्यपि भौगोलिक तौर पर यह बंदरगाह प्रोत से निर्माण के सर्वाधिक लाभदायक क्षेत्र में स्थित थे। ये स्तंभता इस तथ्य के कारण था कि न तो संबंध आंतरिक क्षेत्र के नियंत्रण में था और न ही तटीय क्षेत्र तथा मुख्य भूमि के बीच की भौगोलिक बाधाएं उन्हें आंतरिक क्षेत्रों से संपर्क बनाने देता था। यद्यपि वे बंदरगाह तटीय वाणिज्य के चक्रधार बनने से में व्यक्त थे। कदम शासकों के संस्कृत अभिलेख गोवा और आसाम के काठियावाड़ में सोमनाथ तक की लंबी समुद्री यात्राओं का वर्णन करते हैं। वे फ्रांस की खाड़ी के वाणिज्य के साथ अपने संपर्कों से सर्वाधिक लाभ भी कमाते थे।
कोकण के ये बंदरगाह संस्कृत अभिलेखों के तटीज के रूप में उल्लेखनीय अरब व्यापारियों के नियमित अधिवास के भी साक्षी थे। मसूदी ने चोल के बंदरगाह पर ओमानी, सिराफी और बजदी व्यापारियों की बड़ी संख्या की मौजूदगी का उल्लेख किया है। मलवा, कुलन भाती, विकवलोन, पतन कल्याणी, कोमलम और कालीघाट पश्चिमी समुद्र तट के धुरी दक्षिणी भाग मलबार के प्रमुख बंदरगाह थे। मलबारी बंदरगाहों के खाते में एक लाभदायक स्थिति ये थी कि फ्रांस की खाड़ी और लाल सागर दोनों के बंदरगाहों से दक्षिण पश्चिमी मानसून का उपयोग करते हुए लगभग 30 दिनों में वहां पहुंचा जा सकता था। यह बंदरगाह मसलों विशेषताएं काली मिर्च के अमूल्य नौभार की सार संभाला करते थे। मलबा के बंदरगाहों में कालीघाट में 14वीं और 15वीं सदी के दौरान आसिम खयाती अर्चित की मुथबूता कालीघाट के विषय में गौरवपूर्ण शब्दों में बता करता है। उनके अनुसार विशाल चीनी बड़े कालीघाट से और पश्चिमी में समुद्र यात्रा नहीं करते थे और कालीघाट अरबी और चीनी जलयानों को प्रोत बारातन की उत्कृष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराते थे। पूर्वी हिंद महासागर, मध्यकालीन आरंभिक शताब्दियों में हिंद महासागर के पूर्वी हिस्से और चीन सागर में समुद्री गतिविधियों के विस्तार से व्यापार के तरीके में महत्वपूर्ण विकास उपस्थित हुए। रोमन विश्व के साथ वाणिज्य का एक मुख्य व्यापारिक मार्ग चीन का प्राचीन रेशम मार्ग अवरुद्ध हो गए तथा 7वीं सदी के आगे चीन तथा फ्रांस की खाड़ी के मध्य समुद्री संयोजन विकसित हो गए। हिंदू और भारतीय बौद्धों के ओसर्वी प्रभाव के अधीन दक्षिणी पूर्वी एशिया में समुद्री गतिविधियों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। इनके साथ ही चीन के साथ सीधे व्यापार में भारतीय व्यापारियों का प्रवेश भी हुआ। मालीपतन, नागपतन व्यापार और कावरीपतन से इस क्षेत्र के प्रमुख बंदरगाह थे। चीनी स्रोत से ये प्रसिद्ध करते हैं कि आरंभिक 12वीं सदी के अधिकतर कोरमंडल व श्रीलंका के किलिंग व्यापारियों के जहाज़ों में होता था। कुछ ही समय पश्चात इसे उच्च स्तर श्रेणी के चीनी बड़ों जलयानों द्वारा बहिष्कार कर दिए गए, जिन्होंने हिंद महासागर का प्रयोग करते हुए भारतीय बंदरगाहों का भ्रमण करना आरंभ कर दिया। 13वीं और 14वीं सदी के दौरान कई यात्री इन चीनी बेड़ों के अतिरिक्त चीन से आने जाने की यात्रा के बारे में सोच भी नहीं सकता था। 13वीं-14वीं सदी के यह चीनी बड़े तकनीकी तौर पर अपने समय के सर्वाधिक उन्नत और समुद्रोचित जलयान थे। 1175 के अंत तक माल के पोतरन का एक सामान्य तरीका निर्धारित हो चुका था। अरब सागर के जलयानों को गैर अरबी मूल और की पलकदार नौकाओं डेड़ू और कोरमंडल और मलबार के तख्तों पर लाया जाता था। तदुपरांत दोहू की यात्री और मल का पूर्वी हिंद महासागर में चलने वाले चीनी बेड़ों को से विटामिन विनिमय किया जाता था। 11वीं व आरंभिक 12वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत के पश्चिमी तरीकों में सामानों और अरबी नौकाओं के कलिंग के पर्दे में स्थानांतरित किया जाता था। वस्तुओं का विनिमय आयात निर्यात व प्रतिदस हमारे स्रोत यह प्रदर्शित करते हैं कि ये बंदरगाह पनपे वस्तुओं जैसे राजनीतिक युद्ध उपयोगी पशु मसले और औषधियाँ खिलौने शिल्प व कला के नमूने दुर्लभ वस्तुएं और विदेशी वस्तु तथा पीतल उद्योग के लिए आधारभूत वस्तुएं आदि के विनिमय में सक्रियता के संकलन थे। भारत की बारहमासी निर्यात वस्तुओं में गुजरात, मलबा और बंगाल के
विभिन्न प्रकार के वस्त्र सम्मिलित थे। वस्त्र उत्पादन के जरिए में बंगाल की प्रसिद्ध मलमल के लेकर दैनिक आवश्यकताओं में उपयोगी साधारण सूती वस्त्र सम्मिलित थे। बहुमूल्य रत्न और पत्थर निर्यात और पसंदीय वस्तुएं थी। मसलों में मलबार की काली मिर्च अत्यधिक मूल्यवान थे। अवधी व्यापारियों ने गैनीजा पत्र मलबार तख्त से काली मिर्च के निर्यात लंदन की सूचना देते हैं और यह ऊंचे दाम खींचती थी। यह मलबार के आनंद को और वहाँ से लाल सागर के जरिए मिस्र और भारी मात्रा में निर्यात होती थी। मिस्र से काली मिर्च भूमध्य सागरीय परगामी समुद्र यात्रा का अंत इतालवी बंदरगाहों पर पहुंच जाती थी। पश्चिमी एशिया के अगरू, घृत, कुमरी और सोगान की लकड़ी की भारी मांग की विशेषता है। भारतीय सोगान की जो फ्रांस की खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों को निर्यात के रूप में नियमित रूप से निर्यात होती थी, जहां यहाँ अरब व्यापारियों के जलियानों के निर्माण हेतु आधारभूत कच्चे माल के रूप में उपयुक्त होती थी। गिजिया के पत्र में हमारे 11वीं से 13वीं सदी के दौरान मलबार के बंदरगाहों से आदान को भेजे जाने वाले विभिन्न प्रकार के इस्पात के बारे में बता है। नील भी नियमित रूप से पश्चिमी को भेजी जाती थी। इतबितुना और एक चीनी लेखक महाहुआन के अखन या उद्घाटन करते हैं कि बंगाल मालदीव को चावल भेजता था, जो बदले में कोडिया भेजता था, जो न केवल पूर्वी भारत में बल्कि अफ्रीका के पूर्वी और पश्चिमी तख्तों के कुछ स्थानों पर प्रमुख मुद्रा के रूप में कार्य करती थी। कौड़ी मुद्रा आधुनिक काल के पूर्व तख्त हिंद महासागर की अर्थव्यवस्था का अनिवार्य अंग भी और यह हिंद महासागरीय जलयान से लघु विनिमयों हेतु उपयुक्त थी। भारत, श्रीलंका और दक्षिण पूर्वी एशिया और आयातों के रूप में विदेशी मसाले जैसे दालचीनी, इलायची और कपूर रत्न विशेषता माणिक और साथ ही चंदन प्राप्त करता था, जिन्हें आगे पश्चिमी कतवाओं और नौर प्रेषित किया जाता था। यह आयात व्यापार में भारत की भागीदारी को प्रदर्शित करता था। भारतीय आयातों में निश्चित तौर पर कीमती वस्तुएं, विशेषतः सोना व चांदी सम्मिलित थे। भारतीय व्यापारी अपने माल के लिए भुगतान के रूप में इन वस्तुओं का सामान्यतः वारिदा देते थे। तांबा भी पश्चिमी एशिया से भारत में लाया जाता था। आनंद में रेशम का आयात भी होता था और अरब और फ्रांस से युद्ध के घोड़ों की भारी मांग थी। यहाँ ये कहा जाता था कि ततारी कहे जाने वाले उत्तम कोटि के युद्ध रस्व मध्य एशियाई मैदान में घास के मैदानों से निर्मित रूप से आयात किए जाते थे। वह स्थलधारी मार्गों से उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्रों से गुजरते हुए भारत लाए जाते थे। 11वीं सदी और उसके बाद से अरब और फ्रांस के उत्कृष्ट कोटि के घोड़े समुद्रपारीय व्यापार द्वारा पहुँचाने आरंभ हो गए। अरबी और फ्रांसीसी स्रोतों से बाहरी समुद्र उत्पन्न से धाव के रूप में माणिक के घोड़े भी विशाल मात्रा में उपयुक्त मूल्य पर प्रत्येक घोड़े 200 स्वर्ण मुद्राओं से अधिक की कीमत खींचता था आयातित होते थे। मार्को पोलो के अनुसार अदन होजभुज किस और सिहर जैसे बंदरगाहों से अकेले पांड्य राज्य के प्रत्येक 10,000 घोड़े नौ प्रेषित किए जाते थे। मलबार तख्त इन बेहतरीन घोड़े के प्रवेश बिंदु के रूप में कार्य करता था और तमिल अश्व वितरण दूरदस्त शक्ति केंद्रों तक इन अश्वों के वितरण में व्यक्त थे। 14वीं सदी के दौरान दिल्ली सुल्तान के दरबार के उपभोग के लिए इस्लामी निकट पूर्व से विलासशीलता पूर्ण वस्त्रों की भारी मांग का आयात किया जाता था। इसके लिए चीनी रेशम और नियमित चीनी मिट्टी के बर्तन के पात्र भी आयात किए जाते थे। व्यापारी समुदाय में
नाखुदाओं, कतान, नेविदिकों, जलियान स्वामी व नाविक कर्मकारों, पोत चालक या नाविक के साथ नौ प्रोस्तन व्यापार में सकलन व्यापारी भी सम्मिलित थे, जिसमें वह छोटे व्यापारी भी सम्मिलित समझे जाते थे, जिसके लिए सामान्यतः फेरीवार शब्द उपयुक्त होता था। बड़े व्यापारी इस परिचलन के आधार स्तर पर होते थे। लंबी दूरी के जलियानों को कत्यानी हेतु समुद्री कौशल की अपेक्षा होती थी, जिसके लिए अरबी, भारतीय, मलय और चीनी प्रोत्साहन नाखुदा उपलब्ध थे, जिन्हें बड़ी सम्मिलित माना जाता था। समुद्र पारीय व्यापार में सकलन भारतीय व्यापारी अत्यधिक संपन्न थे और इसमें से कोई ओत स्वामी भी थे। यह हिंद महासागर के केवल पश्चिमी क्षेत्र के लिए ही सत्य नहीं था। तमिल व्यापारी, विशेषतः जलियानों का स्वामित्व रखने वाले व्यापारी भी बहुत सम्मिलित थे। निस्संदेह हिंद महासागर के समुद्री संजाल के मूल खिलाड़ी व्यापारी ही थे। भारतीय व्यापारी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों में ही सागर पारीय समुद्र यात्राओं का संचालन करते थे। पश्चिमी समुद्री क्षेत्र के समुद्र तटीय संजाल में यहूदी व्यापारियों को सक्रियता सहभागिता थी और भारतीय व्यापार में उतनी प्रमुखता भूमिका थी। हिंद महासागरीय व्यापार में सकलन यहूदी और मुस्लिम व्यापारियों ने शायद ही कभी धार्मिक असहिष्णुता का सामना किया। आरंभिक 10वीं सदी में अल मसूदी यह अंकित करता है कि मुस्लिम व्यापारियों को राष्ट्रकूट राजाओं से इस हद तक उत्कृष्ट साधक प्राप्त था कि उन्हें कोकण के बंदरगाह नगर और में मस्जिद निर्माण की अनुमति दी। एक द्विभाषित अभिलेख सोमनाथ में एक मंजी गीत मस्जिद के निर्माण के बारे में बता है, जहां इस्लामी त्योहार बनाए जाते थे, जिससे नाखुद, नैवित्तिक और नाविक कर्मकार विशेष तौर पर जुड़े थे। हिंद महासागर में व्यापारी समुदाय ने विभिन्न जातीय समूहों और धार्मिक विश्वासों के सेतुओं की भूमिका अदा की। निष्कर्ष के रूप में, मतलब इसका पूरा निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि 15वीं सदी के उत्तरार्ध में पुर्तगालियों के आगमन से काफ़ी पूर्ण से हिंद महासागर तक अप्रतिपरक समुद्री व्यापार क्षेत्र बन चुका था। हिंद महासागर में व्यापारिक गतिविधियां लगभग 10वीं सदी में आरंभ हो गई थी और हिंद महासागर में व्यापारियों, नाविकों और यहाँ तक कि समुद्री डाकुओं का रंगमंच था। पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों के भारतीय बंदरगाह व्यस्त वाणिज्य जीवन की समस्त गहमा-गहमी से युक्त थे। निस्संदेह राजनीतिक शक्तियों इस विस्तृत समुद्री क्षेत्र में असीम समुद्र पारीय व्यापारिक गतिविधियों से व्यापक तौर पर लाभान्वित हुई, यद्यपि उन्होंने इसे अपनी आधिकारिकता को उस तरह से स्थापित करने के अवसर के रूप में नहीं देखा जैसे लगभग 16वीं सदी में यूरोप व्यापारियों कंपनियों के प्रयत्नों से साक्ष्यकृत होता है। ये चैप्टर समाप्त हुआ। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक जरूर करें क्योंकि लाइक से में मोटिवेशन मिलता है।